हेलो एंड वेलकम टू रिसर्च यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में यूजीसी नेट एग्जाम होने वाला है एंड अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि माइनर एक्ट्स भी कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So for that reason, I have compiled some of the important MCQs which might be repeated from minor act. So let's find out in this video. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 डेज हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड इस टाइम सभी का ये कंसर्न होता है कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए इस बचे हुए टाइम को, राइट। सो फॉर दैट रीजन ज्यूरी सर्च अकेडमी इज ऑफरिंग अ कैप्सूल कोर्स जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट, जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। एंड साथ में आपको 15 फुल लेंथ बॉक्स भी दिए जाएंगे जो कि आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, या एंड ऑल्सो यू हैव गॉट अनलिमिटेड एक्सेस, राइट। सो डू रजिस्टर दिस कोर्स एंड आप इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ugc.georesearch.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ देखिए ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। तो ज्यूरी सर्च अकेडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 15 फुल लेंथ मॉक्स दिए जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन द रीसेंट ईयर पेपर, राइट। एंड इसका भी 24/7 एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। So do check out the series also at jac.courses.store. First question is that which of the following is incorrect? Any misstatement made in prospectus would attract the liability of the following persons under the Companies Act. ठीक है, तो ये मिस स्टेटमेंट की बात कर रहा है जो कि प्रोस्पेक्टस में हो सकता है, ठीक है। सो देखिए जो मिस स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड लाइबिलिटी भी होती है, सेक्शन 34 और 35 में दिया गया है। एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है, एक सिविल लाइबिलिटी है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से पार्टीज जो हैं, कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि लाइबल हो सकते हैं फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। क्योंकि देखिए प्रोस्पेक्टस आपका एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आपके जनरल पब्लिक आते हैं और आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो मिस स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं जनरल पब्लिक को, ऑब्वियसली इट इज पनिशेबल। So yes, the options are given before you. You have to choose the correct answer. So the correct answer is an expert whose consent has not been endorsed. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि that which one of the following is incorrect. ठीक है, हमें इनकरेक्ट पॉइंट आउट करना है, बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसको भी जरूर करके जाइएगा, ठीक है। करके जाएगा इन द सेंस कि उसे भी आप पढ़िएगा सो दैट अगर इसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछते तो आप आसानी से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको करेक्ट सेक्शन नंबर से आपको मैच करवाना है। तो देखिए जो आपका अब्रिज प्रोस्पेक्टस है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिफाइंड है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस आपका सेक्शन 25 में है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31 में है और आरएचपी आपका 32 में है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन शैल बी। तो देखिए ये जो चीज है आपकी, ये आपकी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग रिटायर्ड सीजेआई इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड इज एलिजिबल फॉर द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। इसके अलावा देखिए 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, उसने उसके अकॉर्डिंग एक एडिशनल और ऐड हुआ था कि that retired judge of Supreme Court can also be appointed as a chairperson of NHRC। ठीक है, तुम यहाँ पे मैंने दोनों ही ऑप्शंस को टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर होगा, एक क्रेडिटर होगा और एक श्योरिटी होगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपके 3 पार्टीज होते हैं और ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इन अ केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स प्रॉपर्टी इन गुड पासेस। तो ये आप देख सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। अगर आप सेक्शन नंबर 18 रेफर करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो वहां पे दिया है कि व्हेन द गुड्स आर असर्टेड देन ओनली द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल बी पास्ड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
Next question. Where the money received from a third party by the firm in the ordinary course of business is misapplied by one of the partners to his own use, then ये आप देख सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है, राइट? सो अगर लाइक ये आपका यस, अगर पार्टनर मिसअप्लाई कर रहा है, ठीक है, whatever the funds has been received from the third party, तो इस केस में क्या होगा? सो अगर आप इसके लिए सेक्शन 27 रेफर करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, देन द फर्म विल बी लायबल फॉर द सेम, ठीक है? अगर पार्टनर कुछ भी मिसअप्लाई कर रहा है तो देन फर्म विल बी लायबल. Next question, that who among the following can remove the name of company from the register of companies on suo motu basis in terms of section 248 clause 1 of Companies Act, right? तो अगर आप सेक्शन 248, जो कि देखिए डायरेक्टली आपका सिलेबस में नहीं दिया गया है, कभी कभी 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो यूजीसी पूछ लेता है आउट ऑफ योर सिलेबस, राइट? सो देखिए इसका वैसे आंसर है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राइट? इसको शॉर्ट में हम लोग आरओसी भी कहते हैं, सेक्शन 248 में दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आईटी एक्ट से रिलेटेड, सॉरी आरटीआई से रिलेटेड है. दैट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर व्हिच सेक्शन? सो इट्स ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 2 क्लॉज 5. देखिए आरटीआई एक्ट भी आपका जरूरी है, उसमें डेफिनेशन पार्ट आप जरूर करके जाइएगा. और इसके साथ साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जो कि आपको कवर करना है, और इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. ये भी आपका देखिए कंपैरेटिव लॉ में आता है. सो ये कब फोर्स में आया? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज जनवरी 2013 में. सो जितने भी देखिए माइनर एक्ट्स है ना, आप कोशिश करिएगा कि बेसिक्स आप जरूर कवर कर लें. कभी कभी होगा कि ऑब्वियसली यूजीसी ऐसा नहीं है कि हमेशा बेसिक्स में ही क्वेश्चन पूछेगा. विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो आपका माइनर एक्ट में से थोड़ा सा हो सकता है अभी थोड़ा उसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछे, राइट? बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, बेसिक्स आप जरूर कर लीजिए. ओके. Next question is from Consumer Protection Act, that a consumer mediation cell has to hold which of the following documents? Options are given before you. So the correct answer is option number 4. तो देखिए जो आपका कंज्यूमर मीडिएशन सेल है, they have to hold the list of impaneled mediators, list of all cases handled by cell, records of all proceedings and information specified by regulation. So all 4 options are the correct answer. So this is it. These were the important questions which you must refer while preparing for the minor acts. Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to Jurisip channel to get the further updates.